ऑपरेशन 24 कैरेट चैप्टर 2। 7-Eleven ने वीसीडी ऑफ किया तो टीवी पर नजर आती तुली की फिल्म बंद हो गई। भट्ट ने 7-Eleven को देखा। 7-Eleven के चेहरे पर कठोरता थी। यहाँ तो सच में तुली है, वो जिंदा है गुरु। भट्ट क्या उठा। हाँ वो जिंदा है और जिंदा नहीं होना चाहिए। 7-Eleven मुस्कुराया। तुली ने मोहन सूरी को मारने से पहले क्या बातें की हम नहीं सुन सके। सीसीटीवी कैमरों पर आवाज़ की रिकॉर्डिंग होती नहीं, होती है तो इतनी ख़राब होती है कि उसे समझा सुना नहीं जा सकता। तुम तुली को ख़त्म करने में चूक गए गुरु। मैंने तुली की हत्या का काम आरडीएक्स को दिया था, उन्होंने तुली को मारा था। परंतु वो इतने कच्चे नहीं है कि तुली को मारने में धोखा खा जाए और तुली बाद में ज़िंदा नजर आ जाए। तुम्हारा मतलब कि आरडीएक्स ने गड़बड़ की। हाँ। 7-Eleven होठ पीछे क्या उठा। वो मरेंगे अब। कहने के साथ ही 7-Eleven ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। आंखों में खतरनाक भाव नाच रहे थे। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सबका ही है। 7-Eleven ने नंबर मिलाने के पश्चात फ़ोन कान से लगा लिया। एक ही बार में उधर से बेल बजी। हेलो। धर्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। पल भर की खामोशी के बाद धर्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम? हैरानी है कि तुमने फ़ोन किया। अब हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। वादे के मुताबिक तुली को हमने ख़त्म कर दिया था। मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ। 7-Eleven ने बेहद शांत स्वर में कहा। हम पूना में। मैं पूना आ जाता हूँ। 7-Eleven का स्वर सरल था। यहाँ हम व्यस्त हैं, कल मुंबई पहुँचेंगे तब तो मैं फ़ोन कर लूँगा। तुम्हारा नंबर मेरे फ़ोन पर आ गया। मेरा तुम लोगों से मिलना ज़रूरी है। कल मिलते हैं, पूना से लौटते ही। कहने के साथ ही उधर से धर्मा ने फ़ोन बंद कर दिया। दांत भींचे 7-Eleven ने फ़ोन जेब में रखा। भट्ट क्या उठा। तुमने सीधे सीधे तुली के बारे में क्यों नहीं पूछा? अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है तो जो कि की है, वो सतर्क हो जाते और फिर उन्हें ढूंढना कठिन हो जाता। वक्त बर्बाद होता उन तक पहुंचने में। अब वो पूना में और कल आ जाएंगे। 7-Eleven ने होठ भींच कर कहा। क्या ख्याल है, तुली सीआईए से मिल चुका है ऑपरेशन टू किल के संबंध में? भट्ट बोला। शायद नहीं। कैसे कहते हो ये बात? सीआईए से मिलता तो सीआईए तुली को आज़ाद न छोड़ती, बहुत संभाल के रखती। जबकि तुली 2 महीने बाद क्रोशिया में दिखा। ये बात स्पष्ट है कि सीआईए को उसकी खबर नहीं है। वो इंडिया आएगा? पक्का। क्यों? उसके परिवार को गोलियों से भून दिया गया। ये काम किसने किया है मालूम नहीं हो सका। पुलिस अभी तक ये जानने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल में तुली को अपने परिवार के मरने का पता चल गया। उसका बेटा तो जिंदा है, परंतु वो लापता है। उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। जो भी हो गुरु, तुली के साथ बुरा हुआ है। हमें उसे मारने की चेष्टा नहीं करनी। वो सीआई से जा मिला था। तब मिला जब दीवान और कपूर ने उसे रेस्टोरेंट में मारने की चेष्टा की। वो समझ गया कि ऑपरेशन टू किल की वजह से एफआईओ उसे ख़त्म कर देना चाहती है। तब उसकी मजबूरी थी सीआईए का हाथ थामना। हाँ, दीवान ने कुछ गलतियाँ अवश्य की, परंतु उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इतने बड़े ओहदे पर बैठकर कुछ तो गलती हो ही जाती है। मैं तुली के बारे में सोच रहा हूँ। उसे कैसे मालूम होगा अपने परिवार के बारे में? कोई भी बता सकता है। उसने अपने दोस्तों को पड़ोस में कहीं पर फ़ोन किया और पता चला। एफआईए में काम करने वालों के दोस्त नहीं होते। तुम उसके आस पड़ोस से पता करो कि क्या तुली का फ़ोन आया किसी को। अभी तक तो हर कोई जानता है कि तुली की मृत्यु हो चुकी है। एक है जो जानता है तुली नहीं मरा, जिसने तुली को उसके परिवार के बारे में बताया। 7-Eleven ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तुली ने अपने परिवार से बात करने के लिए घर पर फ़ोन किया हो सकता है। घर पर बात ना होने से उसने पड़ोस में कहीं फ़ोन किया होगा। ये हो सकता है, मैं पता करता हूँ। भट्ट गंभीर स्वर में बोला। एक बात कहूँ गुरु? 7-Eleven ने उसे देखा। तुली की कोई गलती नहीं है किसी मामले में। वो खामा खाम मुसीबत में पड़ा हुआ है। अगर उसने सीआईए का हाथ ना थामा होता तो उसे छोड़ देता। सीआईए को वो ऑपरेशन टू किल नामक मिशन का सच बताने जा रहा था। उसने फैसला करने में जल्दी कर दी थी। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन कपूर प्रकाशित उपन्यास ऑपरेशन टू किल। दीवान और कपूर की हत्या करने की चेष्टा न की होती तो वह ऐसा ना करता। 7-Eleven की निगाह भट्ट पर जा टिकी। तुम क्या कहना चाहते हो भट्ट? तुली के साथ गलत हो रहा है। उसका परिवार भी किसी ने समाप्त कर दिया, जबकि वो एफआईए का खास हत्यारा है। उसने अगर सीआईए का हाथ थामने की चेष्टा की तो उसमें भी गलती एफआईए की है। 7-Eleven के होंठ भिजे रहे। कहा कुछ नहीं। मैं जाता हूँ। तुली के पड़ोस से उसके बारे में जानने की चेष्टा करता हूँ। भट्ट बाहर निकल गया। उसी पल 7-Eleven का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ दीवान था। तसल्ली हुई। दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, लेकिन विश्वास नहीं आ रहा। परंतु ये सच है कि तुली जिंदा है। तुमने काम ठीक से नहीं किया। हाँ, 7-Eleven गंभीर था। तुली ने मोहन सूरी को मारकर इशारा दिया है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। वो इंडिया आएगा या आ चुका होगा। उसके आने की खबर मिली तो मुझे फ़ौरन बताना। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुली के पीछे सीआईए है? नहीं दीवान, सीआईए तुली को इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ती। वो तुली को ऑपरेशन टू किल का गवाह बनाकर हमारे देश के सामने पेश करती। तुली आज़ाद घूम रहा है तो जाहिर है कि सीआईए को इसकी कोई खबर नहीं है। 7-Eleven बोला। मेरा भी यही ख्याल है। तुली के बारे में खबर मिलते ही मुझे बताना। 7-Eleven ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। आरडीएक्स मुंबई में ही थे, पूना में नहीं। धर्मा ने 7-Eleven को झूठ बोला था कि वो लोग पूना में हैं।
7-11 का फ़ोन आते ही धर्मा सतर्क हो गया था। एक्स्ट्रा और धर्मा राघव की निगाह तब धर्मा पर जा टिकी थी। धर्मा ने बात करके फ़ोन बंद किया और क्या उठा। गड़बड़ है क्या? एक्स्ट्रा के माथे पर बल पड़े थे। 7-11 हमसे मिलना चाहता है। धर्मा ने गहरी सांस ली। क्यों? इस बारे में ना तो उसने बताया ना ही मैंने पूछा, लेकिन वो खामखा तो हमें मिलेगा नहीं। हम सोच सकते हैं कि तुली के ज़िंदा होने के बारे में 7-11 को पता चल गया होगा। राघव क्या उठा। ये संभव नहीं, एक्स्ट्रा बोला। लेकिन 7-11 से हमारा रिश्ता सिर्फ तुली को लेकर ही है। FIA जब हमें ख़त्म करने पर आमादा थी तो 7-11 ने इस शर्त पर हमारी जान बचाई थी कि हम तुली को ख़त्म कर देंगे, और हमने अमेरिका के शहर वूस्टर जाकर तुली को ख़त्म कर दिया। पर हकीकत में हमने तो तुली को वहाँ से भगा दिया था और उसके कपड़े पहनाकर CIA एजेंट का चेहरा बिगाड़कर तुली की लाश के रूप में छोड़ दिया था। हमने 7-11 से यही कहा कि तुली को ख़त्म कर दिया गया। तभी CIA ने भी घोषणा कर दी कि वूस्टर में तुली नामक FIA एजेंट मारा गया। यानी कि कुल मिलाकर 7-11 हमसे क्या चाहता है? मेरे ख्याल में तो वो जान गया होगा कि हमने तुली को नहीं मारा, वो जिंदा है, राघव ने कहा। मुझे विश्वास नहीं होता। एक्स्ट्रा क्या उठा। इसके अलावा 7-11 और किस बात के लिए हमसे मिलना चाहेगा? मेरे ख्याल में हमें खोजबीन करनी चाहिए कि असल बात क्या है। इस बात की जानकारी तो FIA का भीतरी आदमी ही बता सकता है। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तीरथ? क्या मतलब? 7-11 तीरथ से भी मिल सकता है, अगर मामला तुली के संबंध में है तो। ये ठीक है, हमें तीरथ से पता करना चाहिए कि 7-11 उससे मिला क्या। मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, कहने के साथ ही राघव ने फ़ोन निकाला और तीरथ का नंबर मिलाने लगा। तीरथ का फ़ोन बजने लगा, फिर आवाज़ आई, हेलो। ये आवाज़ तीरथ की नहीं थी। तीरथ को फ़ोन दो, राघव ने कहा। तुम कौन हो? राघव, तीरथ का दोस्त। सप्ताह पहले किसी ने तीरथ का मर्डर कर दिया, उधर से कहा गया। क्या? राघव चौंका। तीरथ को मार दिया गया? हाँ। किसने मारा? पता नहीं चल सका। उसके फ्लैट पर उसकी लाश पाई गई, उसके सिर में गोलियां मारी गईं। राघव ने फ़ोन बंद कर दिया। एक्स्ट्रा और धर्मा की नज़र उस पर थी। सप्ताह पहले तीरथ को उसके फ्लैट पर मार दिया गया। राघव गहरी सांस लेकर बोला। मारने वाले का पता नहीं। मेरे ख्याल में मैं कल 7-11 के फ़ोन आने का इंतज़ार करना चाहिए। 7-11 हमारे फ्लैट पर भी आ सकता है। FIA को हमारी इस जगह के बारे में पता है। ये जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। पता लगे कि मामला क्या है, तभी आगे कुछ सोचेंगे। अगले 15 मिनट में ही RDS फ्लैट लॉक करके वहाँ से निकल गए। अगला दृश्य, इंडिया, मुंबई। तुली कोलीवाड़ा इलाके के एक रेस्टोरेंट में बैठा नाश्ता कर रहा था। इस वक्त दिन के 12 बजे थे। रात 1 बजे की फ़्लाइट से वो सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उतरा था। एयरपोर्ट से सीधा कोलीवाड़ा पहुंचा और वहां से एक सस्ते से होटल में ठहर गया था। सुबह 10 के बाद सोया, उठा और नहा धोकर पास के रेस्टोरेंट में आ गया था और नाश्ता करने लगा था। कोलीवाड़ा में इसलिए आ ठहरा कि यहाँ किसी पहचान वाले के मिलने की संभावना नहीं थी। उसका घर यहाँ से दूर पड़ता था। नाश्ते के साथ वो अखबार पढ़ रहा था, जबकि उसकी सोच FIA के गिर्द घूम रही थी कि FIA का सिर कहाँ से फोड़े। यह तुली का ऑपरेशन 24 कैरेट था, सच्चाई का ऑपरेशन। उसने FIA के लिए जाने कितनी बार जान की बाजी लगाई थी, कितनी बार खुद को खतरे में डाला था। FIA को वो माँ बाप की तरह मानता था, परंतु FIA ने उससे धोखेबाजी की। FIA ने उसे ख़त्म करना चाहा, बल्कि किया भी, परंतु RDS की मेहरबानी से ज़िंदा बच गया। यहाँ तक तो तुली ने दिल पर पत्थर रखकर सह लिया था कि उसे ख़त्म करना FIA की मजबूरी रही होगी, तभी ऐसा कदम उठाया। तब फ्लोरिडा में छुपकर गुप्त ज़िंदगी बिताने लगा था, परंतु जब अपने परिवार के खात्मे के बारे में जाना तो खुद को रोकना संभव नहीं था। वो जानता था कि उसके परिवार को FIA ने ही ख़त्म करवाया होगा। ऐसे में FIA के खिलाफ खड़ा होना चाहता था, अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता था, साथ ही अपने लापता बेटे बंटी को तलाश कर लेना चाहता था। वो मासूम जाने इस वक्त कहाँ होगा। इस वक्त तुली यही तय करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ से अपना काम शुरू करे, बंटी को कैसे ढूंढे और FIA के कौन से हिस्से पर वार करे कि FIA तिलमिला उठे। तुली जानता था कि FIA के खिलाफ आवाज़ उठाना खेल नहीं। FIA से कोई नहीं टकरा सकता, कोई जीत नहीं सकता, वो भी जीत नहीं सकेगा, परंतु अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए कोई कदम तो उठाना ही था। तभी तुली की निगाह अखबार के एक छोटे से बॉक्स पर जा टिकी। तुली की आंखें सिकुड़ी। अखबार में FIA के ऑपरेशन टू किल की सच्चाई शीघ्र ही बताने को कहा गया था। तुली अखबार में छपे उन शब्दों को घूरता रहा देर तक। फिर उसने अखबार की तारीख देखी। आज की तारीख थी वो। एक तुली उठ खड़ा हुआ, 100 का नोट टेबल पर रखा और अखबार थामे बाहर निकलता चला गया। बाहर आकर उसने पब्लिक बूथ तलाश किया और अखबार के अंतिम पेज पर छपे नंबर में अखबार के ऑफिस में फ़ोन किया। 2-3 बार फ़ोन करने पर रिसीवर उठाया गया। हेलो, आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे उस रिपोर्टर से बात करनी है जो ऑपरेशन टू किल की सच्चाई प्रकाशित करने वाला है। इसके लिए आपको एडिटर रूम में बात करनी होगी। नंबर बताइए। उधर से नंबर बता दिया गया। तुली ने उस नंबर पर फ़ोन किया जो कि देर तक इंगेज जाता रहा, फिर मिला। कहिए, नया भारत। आवाज़ तुली के कानों में पड़ी। मुझे उससे बात करनी है जो ऑपरेशन टू किल के बारे में जानकारी अखबार में प्रकाशित करने जा रहा है। तुली ने कहा। आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ सिर्फ उसी से बात करूँगा। इस बारे में उसे कई बातें बता सकता हूँ। रुकिए, मैं देखता हूँ कि भसीन ऑफिस में है कि नहीं। भसीन? मिस्टर महेश भसीन रिपोर्टर हैं, वही इस मामले को हैंडल कर रहा है।
उसके बाद लाइन पर खामोशी छा गई। तुली रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। मिनट 2 मिनट बीते। इंतज़ार लंबा महसूस होने लगा। तभी उसके कानों में नई आवाज़ पड़ी। कौन? तुली बोला। तुम कौन हो? मैं रिपोर्टर महेश भसीन हूँ। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? मैं उससे बात करना चाहता हूँ जो अखबार में ऑपरेशन टू किल के बारे में खुलासे तौर पर लिख रहा है। वो मैं ही हूँ। तुम कौन हो? तुली। क्या? भसीन का हैरत भरा स्वर कानों में पड़ा। तुली। एफआईए के एजेंट तुली? हाँ वही हूँ मैं। तुम्हें तो एफआईए ने मार दिया था। कोशिश की थी लेकिन मैं बच निकला। मैं अमेरिका में था, कल ही इंडिया लौटा हूँ। मेरे यहाँ पहुँचने की खबर नहीं है। तुम पहले इंसान हो जिसने ये बात जानी, तुली ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे हैरत है, अगर मैं सच में तुली से बात कर रहा हूँ तो। मैं तुली ही। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें ऑपरेशन टुकेल के बारे में जानकारी कैसे मिली? ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज के अखबार में ऑपरेशन टुकेल से वास्ता रखती खबर देकर तुमने अपने आप को खतरे में डाल लिया। बेशक अभी तक जिंदा हो, लेकिन एफआईए तुम्हें आज की तारीख में ख़त्म कर देगी। जवाब में भसीन की आवाज़ फ़ौरन आई। तुमने सुना है मैंने क्या कहा? तुली ने पुनः फ़ोन पर कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच कह रहे हो। महेश भसीन की आवाज़ आई। मेरी बात का विश्वास करो, मैं एफआईए का हिस्सा था कभी। एफआईए को मैं तो बेहतर ढंग से जानता हूँ। मुझे हैरानी है कि अभी तक तुम जिंदा हो। एफआईए ऐसा क्यों करेगी? तुम्हारे पास ऑपरेशन टू किल की जानकारी है पूरी। किसी से भी मैं अभी जानकारी लेकर लौटा हूँ मेरे बैग में, और मैं रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ। तो तुम्हें यह पता होगा कि एफआईए ने ऑपरेशन टू किल को गुप्त रखने के लिए मुझे मार देना चाहा। हाँ। वसीम की आवाज़ में बेचैनी भर आई थी। और तुम उसी बात को अखबार में प्रकाशित करने जा रहे हो जिसे एफआईए दबाने पर लगी। महेश वसीम की तरफ से आवाज़ नहीं आई। तुम कभी भी मर सकते हो। यूँ समझो कि एफआईए तुम्हारे पास ही कहीं है। तुम नहीं बचोगे। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी मौत की सच्चाई दिखा रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात का भरोसा करना चाहिए। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, और मैं तुली। ये तुम कहते हो, परंतु मुझे कैसे भरोसा? मैं तुली से कभी मिला नहीं, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे? पहचान लूँगा। मेरे पास तुम्हारी एक तस्वीर है। कहाँ से ली? तुम्हारे घर से। घर पर पुलिस की सील लगी है, लेकिन एक खिड़की से मैं भीतर चला गया था। तुली ने गहरी सांस ली, चेहरा कठोर हो गया। मेरे परिवार के बारे में जानते हो? तुली ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, कुछ लोगों ने तुम्हारे परिवार को मार दिया। हसीन की आवाज़ तुली के कानों में पड़ रही थी। किन लोगों ने? पता नहीं। मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की थी, परंतु सफल नहीं हो सका। वो जाने कौन लोग थे जो आए और तुम्हारे परिवार पर गोलियां चलाकर गायब हो गए। पुलिस भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी। तुली ने कुछ नहीं कहा। सुना तुम्हारा बेटा बंटी बच गया था, परंतु वो अचानक ही जाने कहाँ गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ, उसे गायब कर दिया गया। तुली गुर्रा उठा। किसने किया ऐसा? वसीम की आवाज़ कानों में पड़ी। तुली के दांत भिजे रहे। जवाब नहीं दिया तुमने? फ़ोन पर हमारी बात बहुत हो चुकी है। तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र करनी चाहिए। तुम्हें शायद मैं ही बचा सकता हूँ। एफआईए किसी भी कीमत पर यह पसंद नहीं करेगी कि तुम उसकी भीतरी बातें अखबार में छापो। तुम मुझसे मिलो। हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। अखबार के दफ्तर आ जाओ, उधर से भसीन ने कहा। मैं वहाँ नहीं आ सकता, तुम्हें बाहर आना होगा। ठीक है, कहाँ हूँ? मिलने के लिए मैं भीड़ भाड़ वाली जगह चुननी है। तुली बोला। तुम बताओ वो जगह कौन सी हो? भसीन की तरफ से आवाज़ नहीं आई। वर्सोवा के ओपन मॉल पर मिलना ठीक रहेगा, वहाँ हर समय भीड़ रहती है। तुली ने कहा। यह ठीक है, कितने बजे? भसीन की आवाज़ कानों में पड़ी। अभी। निकल चलो, मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। वहीं मिलते हैं। सावधान रहना, एफआईए तुम्हें कहीं भी घेर सकती है। मेरे ख्याल में एफआईए से मुझे इतना बड़ा खतरा नहीं जितना कि तुम बता रहे हो। इससे भी ज़्यादा खतरा है। तुमने एफआईए का नाम सुना है, उसकी हकीकत नहीं जानते। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। हम ओपन मॉल वर्सोवा में मिलते हैं। निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। अपना मोबाइल नंबर मुझे बताओ। उधर से भसीन ने अपना मोबाइल नंबर तुली को बता दिया। दिल्ली, चीनी दूतावास। 18 बरस की बेहद खूबसूरत लीव आज ही दूतावास की कार्यकर्ता के तौर पर दिल्ली पहुंची थी, जबकि हकीकत में वो चीनी सीक्रेट सर्विस की बेहतरीन और ख़तरनाक एजेंट थी। एम्बेसी में पहुंचने के बाद उसने ऊपर के कमरे को अपना ठिकाना बनाया, जहां वो दिल्ली आने पर अक्सर रहा करती थी। नहा धोकर कपड़े बदले और मुंबई शांगली को फ़ोन किया। मैं आ पहुंची हूँ शांगली, लियू ने कहा। बहुत अच्छा किया लियू, उधर से शांगली ने कहा। तुम्हें इस वक्त कहाँ हो? दिल्ली। मुंबई आ जाओ, सीधे मेरे फ्लैट में आना। मैं फ्लैट पर नहीं, तुम्हारे चाइना बाज़ार में आऊँगी। मेरे लिए काम है ना? हाँ, कब आ रही हो मेरे पास? कल सुबह, लियू ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। रिपोर्टर महेश भसीन नया भारत अखबार के दफ्तर से कंधे पर लंबा सा बैग लटकाए बाहर निकला। साथ में दो लोग और भी थे, जिनसे वो किसी मुद्दे पर बात करता पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा था। उसने जानबूझकर दो लोगों को पार्किंग तक किसी बहाने से साथ ले लिया था कि शायद तुली फ़ोन करने वाले का कहना सच हो और उसकी जान को खतरा हो। ऐसे में कोई उसकी जान लेने के लिए बाहर मौजूद हो तो ये वक्त टल जाए। भसीन की ये सावधानी उसकी जान बचा ही गई। बाहर निकलने वाले गेट के पास ही राहुल खड़ा था। उसने भसीन को देखा।
शायद वो कुछ करता भी, परंतु साथ में दो आदमियों को देखकर उसने अपना इरादा कुछ देर के लिए रोक दिया। साथ ही फ़ोन निकालकर नंबर मिलाया। कहो, नारंग की आवाज़ कानों में पड़ी। रिपोर्टर भसीन बाहर आया, साथ में दो लोग भी हैं। वो कहीं जा रहा है? शायद। तुम कहाँ हो? कहने के साथ ही राहुल उस तरफ बढ़ा जिधर भसीन उन दोनों के साथ गया था। सड़क पर, कार के पास। वो पार्किंग में गया। आगे बढ़ता राहुल कहता जा रहा था, तुम्हारे पास कोई है? हाँ, कुछ दूरी पर मुझे मदन लाल और सोना कार के पास खड़े नजर आ रहे हैं। पवन सिंह और राजी खान की तरह। मुझे नहीं दिख रहे। एकाएक राहुल ठटका। उसने भसीन को पीले रंग की ऑल्टो में बैठते देखा। साथ के दोनों व्यक्ति अब वापस जाने लगे थे। भसीन पीले रंग की ऑल्टो कार मैं यहाँ से चल रहा है, आने दो। मदन लाल और सोना को पीछे आने का इशारा कर देना। मैं पवन सिंह को राजी खान को देखता हूँ। ठीक है। कहना क्या है? पार्टी को साफ करना है? राहुल ने पूछा। करना तो है, लेकिन उससे ये जानना है कि ऑपरेशन टिकल की जानकारी उसे कहाँ से मिली। वो आ रहा है। कहने के साथ ही सामने से आती पीली ऑल्टो देखो दिखी। फिर पवन सिंह का नंबर मिला। तुम कहाँ हो? भसीन पीले रंग की ऑल्टो कार में गेट से बाहर निकलने वाला है। वो हमारी नज़र में। मैं भी आ रहा हूँ। मौका मिलते ही उसे घेरना है। राहुल बोरा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मुझे बता देना कि तुम लोग किस दिशा में जा रहे हो। उसके बाद राहुल ने अपनी कार के पास पहुंचकर सोना को फ़ोन किया। तब तक पीली ऑल्टो बाहर निकल गई थी। पीली ऑल्टो कार के पीछे जाना है, उसमें भसीन है, राहुल ने कहा। हमें नारंग का इशारा मिल गया। तुम आ रहे हो? सोना की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अगला दृश्य। ओपन मॉल। 5,000 गज में बनी वो विशाल इमारत थी। ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ थी। बेसमेंट था जिसके ऊपर 4 मंजिलें बनी हुई थी। ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ और लिफ्ट थी। हॉकी के मैदान जैसी खुली थी। हर फ्लोर पर ज़रूरत का अलग अलग सामान रखा हुआ था। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी भीड़ थी। औरतें, बच्चे, आदमी, बूढ़े सब कुछ खरीदने में व्यस्त थे। लोग भीतर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे। रेल पेल माहौल जारी था। किसी को दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं थी। तुली पहली मंजिल पर सामने की तरफ खड़ा था जहाँ शीशे लगे हुए थे। वहाँ से वो सड़क का नज़ारा देख रहा था और मॉल में प्रवेश करने वाले लोगों को भी काफ़ी हद तक देख पा रहा था। उसके ख्याल से अब तो भसीन को पहुँच जाना चाहिए था। तुली ने भसीन के मोबाइल पर फ़ोन किया। हेलो। भसीन की आवाज़ और भारी शोर कानों में पड़ा। तुम कहाँ हो? बस पहुँच गया। मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैंने हल्की पिंक कलर की कमीज़ पहन रखी है। 35 बरस का हूँ, कद सामान्य, रंग सांवला। बहुत है। हाँ। मेरे पास बैग भी है, कंधे पर लटका बैग। बैग लाने की क्या ज़रूरत थी? उसमें ऑपरेशन टुकिल के बारे में सारी जानकारी है। अभी अभी मैं जानकारी लेकर लौटा तो तुम्हारा फ़ोन आ गया। बैग को इस तरह मैं ऑफिस में नहीं छोड़ना चाहता था। वसीम की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। इस वक्त तुम किधर हो? तुली की निगाह शीशे के पार बाहर हर तरफ घूम रही थी। मैंने ओपन मॉल के बाहर कार पार्क कर दी है, अब बाहर निकल रहा हूँ। पीली ऑल्टो कार है मेरी। तुली की निगाह उसी पर पीली ऑल्टो कार पर जा टिकी थी जो कुछ देर पहले ही सामने नजर आ रही पार्किंग की कतारों में आकर खड़ी हुई थी। तभी उसने कार का दरवाज़ा खोलकर किसी को बाहर निकलते देखा। तुली पहचान गया कि वही भसीन है, क्योंकि अपने पिंक शर्ट और कंधे पर लंबा बैग लटका रखा था। उम्र 35 की थी। उसने हाथ में थाम रखा फ़ोन कान पर लगा रखा था। पार्किंग वाले से पर्ची लेकर मॉल के प्रवेश गेट की तरफ बढ़ने लगा था। मैंने तुम्हें देख लिया है। ये तो अच्छा हुआ। तुम कहाँ हो? उधर से भसीन ने पूछा। तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम बात को ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तभी तुली की आंखें सिकुड़ी, होठ भिज गए। उसने नारंग को सड़क पार करते हुए मॉल की तरफ बढ़ते देख लिया था। वो जल्दी में था। भसीन, तुली भिजे स्वर में बोला, FIA वाले तुम्हारे पीछे हैं। क्या कहते हो? भसीन का हड़बड़ाया स्वर कानों में पड़ा। मैं उन्हें पहचानता हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ। ओह। तुम फ़ौरन लिफ्ट पर पहुँचो। लिफ्ट से चौथी मंजिल पर जाओ और वहाँ से सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दो। मुझसे संपर्क बनाए रखो। फ़ोन को बंद मत करना और घबराओ मत। तुमने उन्हें सच में अच्छी तरह पहचाना है? हाँ, मैं कभी उनके बीच ही रहा करता था। धोखा नहीं खा सकता। तुमसे जो कहा है वो करो। मैं लिफ्ट के पास पहुंच रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। वहाँ वहाँ खड़ी तुली के वहाँ खड़े तुली के होंठ और भी सख्ती से पिच गए। अभी अभी दो कारें उसने पार्किंग की कतार में रुकते देखी। एक कार में मदन लाल और सोना को निकलते देखा और दूसरी कार से पवन सिंह और राजी खान को। वो ज़्यादा लोग हैं, तुली फ़ोन पर बोला। कितने? 5 को मैं देख चुका हूँ। हे भगवान, तुम घबराओ मत। कहाँ हो तुम? मैं लिफ्ट में हूँ, चौथी मंजिल पर जा रहा हूँ। चौथी मंजिल पर ज्वेलरी मिलती है, तुम वहाँ से सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर आ जाओ। मैं ऐसे ही करूँगा। फ़ोन संपर्क मत तोड़ना। लेकिन अब क्या होगा? तुम कहते हो कि FIA के 5 लोग मेरे पीछे मॉल में घुसे। मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे? वो सामान्य एजेंट है, मेरी तरह उनमें कोई भी FIA हत्यारा नहीं है। FIA के हत्यारे को खास ट्रेनिंग मिलती है क्या? बहुत ही खास। हर कोई FIA हत्यारा नहीं हो सकता। यह बेहद जिम्मेदारी वाली जगह होती है। मैं चौथी मंजिल पर पहुंच गया हूँ। लिफ्ट से बाहर भी आ गया। अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा हूँ। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर चीज़ों को पसंद करते हुए कुछ वक्त बिताओ। फ़ोन कान से लगाए रहना। समझ गया। तुली फ़ोन को कान पर लगाए पलटा और आगे बढ़ गया। भीड़ बहुत थी। हर कदम पर लोगों से सटकर चलना पड़ रहा था।
तुली की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। वो दूसरी मंजिल पर था, बेहद सतर्क था। फिर वो एक तरफ ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहाँ से वो दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों से आने वाले को देख सके, परंतु वो स्वयं ऐसी ओट में था कि उसे कोई न देख सके। आसपास में ढेरों लोग निकल रहे थे। उठता शोर सुनाई दे रहा था। फ़ोन वाला हाथ कान पर था। तभी फ़ोन द्वारा भसीन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं तीसरी मंजिल पर हूँ, यहाँ मौजूद कपड़ों को देख रहा हूँ। कोई खतरा आए तो मुझे बताना। खतरा आ सकता है? बहुत ज़्यादा। ये कैसी मुसीबत में फंस गया? ऑपरेशन टू किल में हाथ ना डालते तो सब ठीक रहता। एफआईए के एजेंट मॉल में? हाँ, और तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुली की निगाह सीढ़ियों पर थी जहाँ से कई लोग आ जा रहे थे। तभी उसे राहुल दिखा। तुली के होंठ भिज गए। मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करता हूँ, फ़ोन बंद मत करना। कहकर तुली ने फ़ोन को कमीज़ की ऊपरी जेब में डाला और सावधानी से राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल की निगाह वसीम को तलाशने में लगी थी। तुम तुली ठीक उसके पीछे पहुंचा और तर्जनी उंगली उसकी पीठ पर लगा दी। राहुल ने पलटना चाहा कि तुली ने उसका कंधा दबाकर उसे पलटने नहीं दिया। वैसे ही रहो, तुली गुर्राया। इस आवाज़ के सुनते ही राहुल के चेहरे पर जैसे भूकंप उपड़ा। तुम? तुली? हाँ मैं, उसके बराबर में आ गया तुली। दाएं हाथ की उंगली अभी पीठ पर लगी थी। राहुल ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। दोनों की नज़रें मिली तो ली को करीब पकड़ राहुल बेचैन हो उठा था। अपनी रिवॉल्वर मुझे तो राहुल। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुली शांत स्वर में बोला। रिवॉल्वर मुझे दो। राहुल ने रिवॉल्वर निकालकर तुली को दे दी। तुली ने पीछे वाला हाथ आगे किया और राहुल से रिवॉल्वर लेकर जेब में डालता क्या उठा। मेरे पास रिवॉल्वर नहीं थी और मुझे इसकी ज़रूरत थी। राहुल ने सूखे होठों पर जीभ फेंककर तुली को देखा। मुझे जिंदा सामने पाकर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? तुली कठोर स्वर में बोला। हम जानते हैं तुम जिंदा हो। कैसे? तुमने क्रोशिया में मोहन सूरी को मारा, वहाँ कैमरा लगा था। राहुल जल्दी से बोला। फिर तो बातें भी रिकॉर्ड हो गई होंगी। नहीं, वो सीसीटीवी कैमरा था। उसमें बातें रिकॉर्ड नहीं होती। होती हैं तो ठीक से सुना नहीं जा सकता। भसीन के पीछे हो उसे मारने के लिए? ओह, तो भसीन यहाँ तुमसे मिलने आया? तुली ने जेब से फ़ोन निकाला और कान से लगा लिया। तुम उसकी जान लेने वाले हो? तुली बोला। तभी फ़ोन पर उस तरफ से भसीन की आवाज़ आई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमसे नहीं कह रहा, लाइन पर ही रहो तुम, तुली फ़ोन में बोला। अच्छा। तुली ने फ़ोन जवाब जेब में रख लिया। तुमने अभी भसीन से बात की? राहुल बोला। भसीन की जान नहीं ले सकोगे तुम, क्योंकि मैं उसे बचा रहा हूँ। तुमने भसीन को ऑपरेशन टुकल के बारे में बताया? राहुल के उठा। नहीं, मैंने सीआईए को नहीं बताया तो भसीन को क्यों बताऊंगा? तो भसीन को कैसे पता? कैसे भी पता चला हो, ये बात छोड़ो। तुली कठोर स्वर में क्या उठा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब कुत्ते हो। क्या? राहुल सकपकाया। एफआईए ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश करके बहुत बुरा किया। तुम सीआईए से मिल गए? बाद में मिला मैं सीआईए से। नारंग ने पहले ही मुझे ख़त्म करने की चेष्टा की। सब पता है तुम्हें। एफआईए ने राघव, मन्नू, तीरथ के साथ मुझे भी ख़त्म करने के लिए गोलियां चलाई कि कहीं मैं सीआईए के हाथों में पड़कर ऑपरेशन टू किल के बारे में मुंह ना खोल दूँ। राहुल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं वफादार था एफआईए का। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। मुझे तुम्हारी मोहर की ज़रूरत नहीं है, तुली ने कड़वे स्वर में कहा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी शूट कर। क्यों? क्योंकि एफआईआर ने मेरे परिवार को गोलियों से भून दिया और यह गलत है, राहुल के होंठों से निकला। हम खुद परेशानी कि किसने ये सब किया है। तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। मैं सच, बकवास मत करो। मेरे परिवार को एफआईआर ने नहीं मारा है, वरना मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी। और मैं तब तक एफआईआर पर वार करता रहूँगा जब तक कि एफआईआर मुझे मार नहीं देती। तुम इस वक्त तुम इसलिए ज़िंदा छोड़े जा रहे हो कि भीड़ भाड़ वाली जगह। यहाँ एफआईआर के और लोग भी हैं। गोलियाँ चलें तो बेगुनाह भी मरेंगे, लेकिन मैं तुम सबको चुन चुन कर कुत्तों की मौत मारूंगा। तुली की आवाज़ सुलग रही थी। तुम लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की, मैं सहन कर गया, परंतु मेरे परिवार को ख़त्म करके बहुत बड़ी गलती कर दी एफआईआर ने। यकीन करो, एफआईआर ने तुम्हारे परिवार को नहीं। दीवान और कपूर जो करते हैं वो तुम्हें पता रहता है। तुली ने दांत भींच कर कहा। नहीं, दीवान कपूर ने जब नारंग द्वारा मुझे ख़त्म कराना चाहा तो तुम्हें पता था। ये जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन कपूर प्रकाशित आर्टिस्ट सीरीज़ का उपन्यास ऑपरेशन टू किल, जो आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि एफआईआर ने मेरे परिवार को नहीं मारा? मैं ठीक कहता। उसी पल दांत भींचकर तुली ने अपना दायां हाथ पूरे वेग से घुमाया, जो कि राहुल की कनपट्टी पर पड़ा। आसपास के जाते लोग ये सब देखकर घबरा कर चीख पड़े। राहुल की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचे और बेहोश होकर वह नीचे गिर गया। इस बार के पश्चात तुली रुका नहीं और लिफ्ट की तरफ बढ़ता भीड़ में खो गया। वहाँ भीड़ इतनी थी कि जो एक बार नज़रों से ओझल हो गया वो दोबारा मिल पाना कठिन था। 2 मिनट के इंतजार के बाद लिफ्ट मिली और लोग भी लिफ्ट में थे। तुली ने जेब से फ़ोन निकालकर कान से लगाया तो लाइन खुली होने का आभास हुआ। तुम ठीक हो? तुली ने पूछा। हाँ, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? मैं तुम्हें बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, तुम लिफ्ट के पास पहुँचो। ठीक है, पहुँचता हूँ। वहाँ मैं क्या करूँगा? वहाँ तुम्हें मैं मिलूँगा। ओह, उसी पल लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची। दरवाजे खुले। तली बाहर निकला। उसकी निगाह मशीन पर पड़ी, जो कंधे पर बैग लटका इधर आता दिखा। फ़ोन वाला हाथ कान पर था। मशीन ने भी उसे देखा, परंतु जल्दबाजी में पहचाना नहीं। मशीन पास में निकला तो तुली ने उसकी बाहें थाम ली। वो टिटका। तुली को देखा।
मैं हूँ, तुली बोला। वसीन ने आवाज़ पहचान ली, चैन की सांस ली। उस तरफ चलो, लटके कपड़ों के पीछे। दोनों वहाँ पहुँचे, इधर लोग कम थे। ये सब क्या हो रहा है? वसीम बेचैनी भरे सर में क्या उठा। बेवकूफ़ी वाले सवाल मत करो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ FIA से। वो लोग मॉल में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। एक को मैंने बेहोश किया है, बाकी सब भी पास ही कहीं होंगे। तुमने मुझे पहचान लिया है ना? हाँ, मेरे पास तुम्हारी तस्वीर है, तुम तुली हो। ऑपरेशन टू किल के इंचार्ज थे तुम FIA की तरफ से। और अब तुम तो ऑपरेशन टू किल के बारे में सब कुछ जानते हो। हाँ, वसीम ने सिर हिलाया। किसने बताया तुम्हें ये सब? मेरे खबरी ने। उसका नाम क्या है? पहेलियाँ मत डालो, सब कुछ मुझे बताओ, तुली सख्त स्वर में बोला। तुम्हें क्यों बताऊँ कि किसने मुझे बताया? क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हें FIA से बचाने पर लगा हूँ। मैं पीछे हट गया तो 10 मिनट में ही मॉल के किसी कोने में तुम्हारी लाश पड़ी होगी और अखबार में कुछ भी छप नहीं सकेगा। तुली ने कठोर स्वर में कहा। अब तुम बचा लोगे मुझे, परंतु बाद में मेरा क्या होगा? तुम्हें बचाने का मैं ठेका नहीं ले सकता। इस समय बचा सकता हूँ, उसके बाद तुम अंडरग्राउंड हो जाना। और अंडरग्राउंड हो जाऊँ? मेरे तो कितने काम पड़े हैं करने को। तुम कहीं छुप जाओगे या मर जाओगे तो सिर्फ दुनिया के काम रुकने वाले नहीं, सब कुछ सामान्य ढंग से ही चलता रहेगा। मैंने तुम्हें समझा दिया कि तुम कैसे हालातों में फंसे हुए हो। अब मेरी बात का जवाब दो। वसीम ने होंठ भींच लिए। तुम्हें ऑपरेशन टू किल की जानकारी किसने दी? जानकर तुम क्या करोगे? मैं नहीं जानता। FIA से मेरा कोई वास्ता नाता नहीं। वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे हैं। जैनी ने बताया। जैनी? तुली ने गहरी सांस ली। उसे तो मैं भूल ही गया था, वो FIA के कब्जे में थी। तुली ने कहा। FIA ने मुंह बंद रखने की वार्निंग देकर छोड़ दिया था। जैनी ने ये बात तुम्हें क्यों बता दी? और उसने मुझे ऑपरेशन व्हीकल की हकीकत बेची है, पूरे 3 लाख रुपए लिए हैं। सिर्फ 3 लाख? ये पैसे मैंने नया भारत अखबार से लेकर उसे दिए हैं। आज ही डील हुई है मेरे और जैनी के बीच। सुबह 10 बजे उससे मिला। उसने सब कुछ कागज़ों पर लिख रखा है। वसीन ने कहते हुए अपना बैग थपथपाया। फिर भी मैंने पूछताछ में उसके मुंह से भी सब कुछ जान लिया और 3 लाख उसे दे आया। बहुत सस्ते में खबर दी थी। उसकी हालत बुरी लग रही थी, उसे पैसे चाहिए थे, वसीन ने कहा। उसने CIA को ये जानकारी बेची होती तो करोड़ों के साथ उसे सुरक्षा भी मिलती। CIA को तो तुमने बता दिया होगा। मैंने कुछ नहीं बताया, तो ली ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे तो जैनी ने यही बताया कि तुमने CIA को सब कुछ बता दिया। जैनी को यह बात FIA के लोगों ने तब बताई होगी जब वो कैद में थी उनकी। हसीन ने सहमति से सिर हिलाया। जैनी कहाँ है? तुम क्या करोगे इसके बारे में जानकर? यूँ ही पूछ रहा हूँ, बताओ। जैनी खार थर्ड रोड के 40 नंबर मकान में बरसाती पर किराए में रह रही है। अब तुम मेरी सलाह ले लो। क्या जिंदा रहना चाहते हो तो ऑपरेशन टू किल के बारे में अखबार में मत छापो और कहीं छिप जाओ। क्या कहते हो? अखबार ने इस खबर को पाने के लिए 3 लाख खर्चे हैं, और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जान भी इस खर्चे में शामिल हो जाए। तो ली तीखे स्वर में बोला। अभी तो यहाँ से तुम्हारा बाहर निकलना भी आसान नहीं है। FIA वाले तुम्हें देख लेंगे। लेकिन वो मेरे पीछे कहाँ से लगे? मैं तुम्हारे अखबार के दफ्तर से ही लगे, तुम्हारे इंतज़ार में वो बाहर होंगे। हसीन परेशान दिखने लगा। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो। मुझे अपनी जान की फिक्र हो रही है, तुम्हें अपने सवालों की पड़ी है। मेरे परिवार के हत्यारों के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। मैंने पता लगाने की चेष्टा की थी, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। किसी पर शक हुआ हो? कुछ भी नहीं। काम करने वालों ने बहुत सतर्कता और फुर्ती से काम किया था। उन्हें ठीक से कोई देख भी नहीं पाया। वो लोग सतर्कता और फुर्ती से काम करते हैं? तुली के होंठों से घुर्राहट निकली। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरे बेटे बंटी के बारे में बताओ। बंटी? हाँ, उसे वहाँ जिंदा देखा गया था। वो लाशों के बीच मौजूद था जब गोलियां चलाई गईं तुम्हारे परिवार पर। तो बंटी उस वक्त पड़ोस में खेल रहा था, इसलिए बच गया। परंतु पुलिस के आने तक वो जाने कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया या कर दिया गया? तो लिए ने दांत पीछे। पुलिस दो बातों को सामने रखकर चल रही है। या तो बंटी लाशों को देखकर घबरा गया और जाने कहाँ भाग गया हो, या फिर किसी ने उसका अपहरण कर लिया। दो में से एक बात तो है ही। उसका अपहरण किया गया है। तुली का चेहरा धधक रहा था। यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? यही किया गया होगा, ताकि जब मैं सामने आऊँ तो बंटी के दम पर मुझे कमज़ोर किया जा सके। पसीन तुली को देखने लगा। तुम ये बताओ कि किसके बारे में कह रहे थे कि वह सतर्कता और फुर्ती से ही काम करते हैं? तुम्हें किस पर शक? अपनी जान की फिक्र करो, तुम खतरे में हो। यहाँ से निकलो। कहाँ जाऊँ? मैं तो FIA वालों को पहचानता भी नहीं। जो मैं पहचानता हूँ। तुम फ़ोन पर मुझसे बात करते रहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताऊँगा। यहाँ से निकल कर कहीं छिप जाना और किसी को पता न चले कि तुम कहाँ हो, तभी FIA से बच सकते हो। मेरी नौकरी का क्या होगा? तुम्हें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। कहते हुए तुली की निगाह घूमी। इस पर तुली के होंठ पिच गए। 25 कदम की दूरी पर उसे पवन सिंह और राजी खान दिखा, जो कि लटके कपड़ों के पास खड़े नजरें घुमा रहे थे। वो अभी यहाँ पहुँचे थे। कुछ पल पहले तुली ने वहाँ देखा था, तब वहाँ कोई नहीं था। तुली फुर्ती से नीचे बैठता बोला, बैठ जाओ। वसीन हड़बड़ा कर नीचे बैठ गया। आसपास कपड़े मौजूद थे, उन्हें देख पाना संभव नहीं था। क्या हुआ? दो एजेंट यहाँ आ चुके हैं। ओह। वसीन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरी बात सुनो, उन्हें मैं संभालता हूँ। तुली कठोर स्वर में कह रहा था। तुम लिफ्ट में चले जाओ, लिफ्ट में ही रहना। लिफ्ट ऊपर नीचे जाती रहेगी, अंदर बाहर होते रहें, परंतु तुम बाहर नहीं निकलोगे। कब तक? जब तक मैं ना कहूँ। फ़ोन पर हम बात करते रहेंगे।
ये सब कब तक चलेगा? मेरे ख्याल में तो चलता ही रहेगा जब तक जिंदा हो तुम। तुली घुटे सर में क्या उठा। वसीम ने आज भाव से उसे देखा। मैं इस मामले से बचना चाहता हूँ। इस बारे में तुम्हें देने को मेरे पास कोई सलाह नहीं है। तुम्हें ऑपरेशन टू किल के मामले में हाथ नहीं डालना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि एफआईए वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। एफआईए ने ऑपरेशन टू किल को गुप्त रखने के लिए मुझे भी नहीं छोड़ा। और जो भी किया वो तुमने जैनी से जान लिया होगा। ऐसे में अब एक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ऑपरेशन टू किल को दबाने के लिए एफआईए कुछ भी कर सकती है। तुम मुझे एफआईए का पता दो, मैं उनसे बात करूँगा। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। मैं तुम्हें एफआईए का पता नहीं दूंगा और अपना भला चाहते हो तो एफआईए से दूर रहो और अपनी जान बचाओ। उठो। तुमने इस तरह लिफ्ट में प्रवेश करना है कि एफआईए के एजेंट तुम्हें देख ना सके। मैं उन्हें पहचानता नहीं, वसीम सूखे स्वर में बोला। तो इस तरह लिफ्ट के पास पहुंचो कि तुम्हें कम से कम लोग देख सके। कहने के साथ ही तुली उठा और एक तरफ बढ़ता चला गया। तुली की सतर्क निगाह हर तरफ घूम रही थी। पवन सिंह और राजी खानों से कुछ दूरी पर दिखे। तभी तुली का फ़ोन बजा। हेलो। तुली फ़ोन को कान से लगाकर नजरें राजी खान और पवन सिंह पर थी। मैंने फ़ोन खोल दिया है और लिफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। तुली ने बात करके फ़ोन कमीज़ की ऊपर वाली जेब में डाला और राजी खान पवन सिंह की तरफ बढ़ने लगा। तुली का सफ़ेद चेहरा चट्टान की तरह कठोर नजर आ रहा था। वो उन दोनों से 5 कदम दूर था कि उन्होंने तुली को देखा। राजी खान और पवन सिंह के चेहरों पर हैरानी के भाव अठहरे उसे देखते ही तुली उनसे 2 कदम पहले ही रुक गया था। वहाँ भीड़ थी जो कपड़ों की पसंद करने में लगे हुए थे। मेरे परिवार को गोलियों से भूनने में तुम लोग भी शामिल थे? तुली भीचे सर में क्या उठा। क्या कह रहे हो तुली? पवन सिंह के होठों से निकला। गलत क्या कहा? तुली का लहजा खतरनाक हो गया। गलत कहा है, राजी खान उसे घूरता बोला। एफआईए का तुम्हारे परिवार की मौत से कोई रिश्ता नहीं। बकवास मत करो तुम। एफआईए तुम्हारे परिवार को भला क्यों? एफआईए कुछ भी कर सकती है, जैसे कि एफआईए ने मुझे मार दिया था। तुम किस्मत वाले निकले तुली, राजी खान ने गंभीर स्वर में कहा। एफआईए के मारने के बाद भी तुम जिंदा हो। तुली दांत भींचे दोनों को देखता रहा। कैसे बच गए तुम? मैं एफआईए को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरे परिवार को। पागल हो गए हो तुम जो एफआईए को ख़त्म करने को कह रहे हो, जबकि तुम जानते हो एफआईए क्या है। तभी पवन सिंह ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। तुली की खतरनाक निगाह पवन सिंह पर जा टिकी। दीवान या कपूर को फ़ोन कर रहे हो? तुली के होठों से घुर्राहट निकली। हाँ। पवन सिंह फ़ोन कान से लगाते बोला। तुम्हारे बारे में हमारे पास स्पष्ट ऑर्डर नहीं है कि तुम्हारा क्या करना है। तुली की आंखों में वहशी भाव उभरे। लो, मेरे बारे में ऑर्डर लो। तुली की आवाज़ में मौत के भाव कांपे। राजी खान सतर्क सा तुली को देखने लगा था। तुम लोगों को मालूम होगा कि एफआईए मुझे क्यों मारना चाहती है? तुली ने कठोर स्वर में कहा। हाँ, पता है। राजी खान क्या उठा। क्यों? राजी खान तुली को देखता रहा। क्योंकि 8 साल पहले मैंने ऑपरेशन टू किल सफलता से पूरा किया था। उसी का इनाम एफआईए मुझे दे रही है। तुली ने एक एक शब्द चबाकर खतरनाक लहजे में कहा। और मेरे परिवार को भी खत्म कर। ये काम एफआईए ने नहीं किया। राजी खान क्या उठा। तुम एफआईए के सारे कामों से वाकिफ़ नहीं हो। तुम्हें वही दिखेगा जो एफआईए दिखाएगी। पवन सिंह की दीवान से बात हो गई। कहो। दीवान की आवाज़ पवन सिंह के कानों में पड़ी। वो रिपोर्टर भसीन क्या कहता है कि किसने उसे। अभी वो हाथ नहीं लगा। वो एक मॉल में है और उसे ढूंढा जा रहा है। बहुत स्लो काम कर। इस वक्त हमारे सामने तुली खड़ा है, कहते हुए पवन सिंह ने तुली को देखा। तुली की सुलगती निगाह पवन सिंह पर थी। राजी खान तुली के प्रति पूरी तरह सतर्क खड़ा था। दीवान की गहरी सांस लेने की आवाज़ पवन सिंह के कानों में पड़ी। तुली, तो वह इंडिया पहुंच गया। दीवान का अचकचाया स्वर पवन सिंह को सुनाई दिया। मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे सामने खड़ा है। पवन सिंह पुनः बोला। मेरे साथ राजी खान है। क्या कहना है? क्या करना है तुली का? वो सियाहे का हाथ थाम चुका है। कोई रहम नहीं, ख़त्म कर दो उसे। दीवान की कठोर आवाज़ कानों में पड़ी। तभी पवन ने उधर से कपूर को कहते सुना। यह गलत बात है दीवान। तुली ने सियाहे को कुछ नहीं बताया। बताया होता तो इस वक्त वो इंडिया में ना होता, सीआईए के पास होता। तुमने मेरी बात सुनी पवन सिंह? दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, कहने के साथ ही पवन सिंह फ़ोन बंद करके कह उठा। तुली को ख़त्म करने को कहा गया। दीवान ने यह भी कहा होगा कि उसके परिवार की तरह ही तुली को ख़त्म करना, कि वो दोबारा जिंदा ना हो। तुली गुर्राया। तुम्हारे परिवार को एफआईए ने नहीं मारा। तुम सब कुत्ते हो। तुली का चेहरा धधक उठा था। राजी खान और पवन सिंह की नज़रें मिली। तुली ने उसी पर रिवॉल्वर निकाल ली। आसपास के निकलते लोगों ने यह सब देखा तो दूर खिसकने लगे। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। तुली दांत किटकिटा उठा। पहले मैं खुद को बचाता भाग रहा था, लेकिन अब मैं पलट कर वार करने की स्थिति में हूँ। अब तुली पर वार करना आसान नहीं। तुम हमें मारोगे? राजी खान अजीब से स्वर में बोला। एफआईए मुझे मार सकती है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? तभी राजी खान ने उस पर झपटना चाहा। गलती मत करना। तुली गुर्रा उठा। राजी खान ठटका। मेरे और तुम्हारे काम में फ़र्क रहा है। तुली वैशी स्वर में बोला। तुम लोग एफआईए के एजेंट हो, जबकि मैं एजेंट होने के साथ साथ एफआईए का स्पेशल हत्यारा भी रहा हूँ। तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे पूरा हक है कि तुम दोनों को मार दूँ,
क्योंकि दीवान तुम्हें ऑर्डर दे चुका है मुझे मारने के, लेकिन पुराने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ जिंदा। इसके साथ ही तुली ने फुर्ती से 2 बार ट्रिगर दबाया। कानों को फाड़ देने वाले 2 धमाके वहाँ गूंजे। पवन सिंह और राजी खान की टांगों में गोलियां लगी। वहाँ मौजूद लोगों की चीखें गूंजने लगी, भय के कारण। तुली रिवॉल्वर जेब में रखते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। चंद पलों में ही भीड़ में गुम हो गया। अगला दृश्य। दीवान, तुम गलती पर गलती करते जा रहे हो। कपूर गुस्से से क्या उठा। तुली को तुम बेवजह मारने पर लगे हो। तो क्या करूं? दीवान शांत स्वर में बोला। उस पर से अपना आदमी हटा लो। ये नहीं हो सकता। क्यों? उसने सीआईए का हाथ थाम लिया। तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे आदेश पर एफआईए के एजेंट उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है। तुली हमारा एजेंट है, परंतु तुमने मेरी बात की परवाह नहीं की। 7-11 ने राघव को जिंदा छोड़ दिया, तीरथ को जिंदा छोड़ दिया, जबकि ऑपरेशन टू किल में वो दोनों थे। तो तुली को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? उसने तो एफआईए में अपना जीवन लगा दिया था। इन बातों का वक्त पीछे छूट चुका है, दीवान ने गंभीर स्वर में कहा। अब की सोचो। अब? तुली सीआईए के सामने मुंह खोल चुका है। ये तुम कैसे कह सकते हो? माइक उसे अमेरिका ले गया था। माइक ने उसे सीआईए के एजेंटों के घेरे में बूस्टर में रखा, जहां इससे यह कहाँ साबित होता है कि तुली ने सीआईए को ऑपरेशन टू किल का सच बता दिया होगा। वो सीआईए के पास रहा, तुली ने अवश्य मुंह खोल दिया होगा। सीआईए की तरफ से अमेरिकी सरकार की सीआईए की तरफ से अमेरिकी सरकार की तरफ से अभी तक हमारे देश की सरकार के पास इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि हमने 8 साल पहले अमेरिका के विदेश मंत्री की क्रोएशिया में हत्या की थी। जबकि इन सब बातों को 2 महीने बीत चुके हैं। तुली ने अगर सीआईए के सामने मुंह खोला है तो अभी तक ये सब हो जाना चाहिए था। दीवान होठ पीछे कपूर को देखता रहा। तुमने अपनी बहुत कर ली, अब मेरी सुनो। क्या कहना चाहते हो? हम तुली से बात करेंगे, उसे वापस उसकी जगह देंगे। वो हमारा बेहतरीन एजेंट था। ये संभव नहीं। क्यों नहीं संभव? कपूर गुस्से से बोला। हमने उसके साथ ज़्यादती की है, वो ठीक था अपनी जगह। तुली सीआईए के साथ रह चुका है, बेशक उसने कुछ ना बताया। क्या पता बता दिया हो। उसका इस तरह वापस लौटना सीआईए की ही कोई चाल हो। तुम ही बताओ, हम तुली पर भरोसा कर सकते हैं? ठीक है, उसे छोड़ तो सकते हैं। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक सीआईए को एफआईए के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहेगा। क्या पता तुली ने एफसीआईए को हमारे इस ठिकाने के बारे में बता दिया हो। बात ये नहीं है कि एफआईए ने उसके साथ गलत किया या ठीक किया। तुली ठीक है या गलत, बात यह है कि अब किसी भी स्थिति में तुली को जिंदा छोड़ना गलती होगी। आज की तारीख में वो सीआईए का बना एजेंट भी हो सकता है। अब हम तुली पर किसी भी हालत में भरोसा नहीं कर सकते। कपूर होड़ पीछे दीवान को देखने लगा। दीवान सिर हिलाता गंभीरता से क्या उठा। मुझे भी तुली से प्यार है, वो एफआईए का पुराना एजेंट रहा है, लेकिन हालातों का क्या करें जो हमारे सामने। तभी फ़ोन बजा। दीवान ने अपने शब्द अधूरे छोड़े और फ़ोन उठाकर बात की। दूसरी तरफ नारंग था। तुली यहाँ ओपन मॉल में। नारंग का तेज स्वर कानों में पड़ा। उसने राजी खान और पवन सिंह की टांग पर गोली मार दी है। पवन सिंह ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुली उसके पास है। तुली को बचना नहीं चाहिए, उसे ख़त्म कर दो। पक्का? क्या मतलब? इतना कुछ होने के बाद भी तुली ने पवन और राजी खान के सिर में गोली नहीं मारी? उन्हें घायल करके छोड़। तुली को ख़त्म कर दो, दीवान ने कठोर स्वर में कहा। ठीक है। दीवान ने रिसीवर रखा। कपूर मुस्करा पड़ा, अजीब सी मुस्कान। वो तुली है दीवान, कपूर बोला। एफआईए का बेहतरीन हत्यारा। उस पर काबू पाना आसान नहीं। तुम इस बात पर खुश हो रहे हो? नहीं, उसकी खासियत बता रहा हूँ। अगला दृश्य। मैं कब तक इस तरह लिफ्ट में ऊपर नीचे होता रहूँगा? वसीम की आवाज़ तुली के कानों में पड़ रही थी। अब तो कई लोग भी मुझे पहचानने लगे हैं कि मैंने लिफ्ट को घर बना लिया। बाहर ही नहीं निकल रहा। तुम्हें अपनी जान की फिक्र होनी चाहिए। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? इस वक्त तुम कहाँ हो? तुली फ़ोन कान से लगाए पहली मंजिल पर लटके कपड़ों और लोगों के बीच टहल रहा था। पता नहीं मैं कहाँ हूँ। कभी लिफ्ट बेसमेंट में पहुँचती है तो कभी चौथी मंजिल पर। मैं तुम्हें मॉल से सुरक्षा निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। तो अब तक तुम क्या कर रहे थे? वसीम की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारा ही काम कर रहा था। सुनो, एफआईए के एजेंट तुम्हारे कपड़ों से तुम्हें पहचान सकते हैं। इतनी भीड़ में चेहरे को पहचान पाना आसान नहीं। जेंट्स के कपड़े पहली मंजिल पर मिलते हैं। तुम पहली मंजिल पर जाओ और जिस रंग के कपड़े तुमने पहने उससे ठीक जुदा रंग के नए कपड़े खरीदो और पहनकर मुझसे बात करो। पैसे हैं तुम्हारे पास? हैं? तो जल्दी से वही करो जो मैंने कहा है। पहली मंजिल पर जाओ और कपड़े लो। डरना बिल्कुल मत, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम कहाँ हो? पहली मंजिल पर ही। परंतु मुझे तलाशने में अपना वक्त ना गंवा देना। कहते हुए तो ली लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। शुक्र है कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलूंगा। लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंच रही है। आते रहो, तो ली ने कहा। लिफ्ट के सामने दीवार से सट कर खड़ा हो गया। तभी लिफ्ट रुकी, दरवाज़ा खुला, लोग बाहर निकले। उसने भसीन को भी बाहर निकलते देखा। तो ली ने भसीन को अपनी निगाहों में ले लिया। हर तरफ देख रहा था। भसीन ट्राइन रूम में कपड़े पहन रहा था जब तुली ने सोना को देखा। सोना धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई हर तरफ नज़र घुमा रही थी। तुली फ़ौरन एक ओट में हो गया कि सोना उसे न देख सके। तुली की निगाह सोना पर ही थी। कभी वो नज़र आती तो कभी लोगों और कपड़ों के बीच लुप्त हो जाती।
मॉल में भीड़ की वजह से वो भी तब बचे हुए थे। क्या कर रहे हो? तुली फ़ोन पर बोला। नए कपड़े पहन लिए, पुराने बैग में ठूस लिए। वसीम की आवाज़ आई। बाहर आने वालों, जब मैं कहूँ तभी बाहर निकलना। ये क्या बात? FIA के एजेंट है बाहर। तुली दूर नजर आती सोना को देख रहा था। ओह ठीक है, तुम बाहर निकलो, वहाँ से सीधा लिफ्ट की तरफ आना, लिफ्ट में प्रवेश कर जाना। क्या मुझे फिर लिफ्ट में ऊपर नीचे? ये ज़रूरी है, परंतु इस बार ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे कपड़ों की पेमेंट भी नीचे काउंटर पर देनी है। बेशक देना, बाहर निकलो। तुली की निगाह दूर ट्राई रूम पर जा टिकी। उसके देखते ही देखते ट्राई रूम का दरवाज़ा खुला और भसीन बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। कंधे पर बैग लटकाया और फ़ोन थामे हाथ कानों पर लगा था। तुम मुझे देख रहे हो? भसीन की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, ऐसे ही बढ़ते रहो और रुको। तुली का सर तेज़ हो गया। नीचे झुक जाओ इसी पल, जैसे कि जूते का फीता बांध रहे हो। तुली ने भसीन को नीचे झुकते देखा। भसीन का एक हाथ फ़ोन पर था और दूसरे से फीते को छेड़ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ? भसीन की आवाज़ तुली के कानों में पड़ी। ऐसे ही रहो, ठीक ऐसे ही। तुम्हारे सामने की तरफ से FIA के एजेंट आ रही है, परंतु बेफिक्र रहो, वो तुम्हें पहचान नहीं सकेगी, क्योंकि तुम झुके हुए हो और तुमने कपड़े भी बदल दिए। वो अब तुम्हारे पास से निकल रही है। सिर मत उठाना, ऐसे ही रहो, ठीक से, इसी तरह, बस कुछ सेकंड और। हाँ, वो तुम्हें पार कर गई। अब उठो और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाओ। तुली ने भसीन को सीधा खड़े होकर लिफ्ट की तरफ बढ़ते देखा। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। अभी तो तुम मुसीबत से बचे रहे हो मेरी वजह से, लेकिन आगे तुम्हें खुद बचना होगा। मैं तुम्हें इस वक्त और नहीं बचा सकता, क्योंकि FIA के एजेंट यहाँ पर मेरी मौजूदगी को जान चुके हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। तो मैं बचाने में लगा रहा था, वो मुझे घेर लेंगे। तुली ने कहा। तो मैं क्या करूँ? तुम लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर जाओ, कपड़ों की पेमेंट करके बाहर निकल जाओ। तुम्हारे बचने के चांसेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि तुम कपड़े बदल चुके हो। भगवान का नाम लो और निकल लो। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो समझना तुम्हारी किस्मत बुरी थी। ऐसा मत कहो, तुमने कहा था तुम मुझे बचा सकते हो। हाँ, बचाया भी है, परंतु अब इस वक्त मैंने खुद को बचाना है। यहाँ ज़िंदा बच जाओ तो किसी के सामने मत पड़ना। लंबे वक्त के लिए छिप जाना कहीं। कहने के साथ ही तुली ने फ़ोन बंद किया और उसे जेब में डालता मॉल की उस दिशा की तरफ बढ़ गया, जिधर नीचे फ्लोर पर देखने के लिए रेलिंग शीशा लगा हुआ था। तुली वहाँ पहुँच ठिठका और नीचे देखने लगा। एक तरफ कैश काउंटर था और पेमेंट के लिए छोटी छोटी 8-10 कतारें लगी दिख रही थी। तुली देखता रहा। फिर उसे एक कतार में भसीन खड़ा दिखा। उसका 30 नंबर था। भसीन बेचैन लग रहा था, क्योंकि उसकी गर्दन बार बार इधर उधर घूम रही थी। उसे सच में परेशान होना चाहिए, क्योंकि वहाँ FIA के लोगों को पहचानता नहीं था। तुली की निगाह भसीन पर ही टिकी रही। भसीन का नंबर आया। उसने भसीन को पेमेंट देते और बिल लेते देखा। फिर भसीन को लाइन से निकलकर बाहर जाने वाली गेट की तरफ बढ़ते देखा। आगे की अगले ही पल तुली के होंठ भिज गए। बाहरी गेट से अभी अभी मदन लाल ने भीतर प्रवेश किया था। वो उधर ही बढ़ रहा था जिधर से भसीन आ रहा था। तुली के होंठ भिजे रहे, देखता रहा। इतना वक्त नहीं था कि फ़ोन पर भसीन को सावधान कर पाता। भसीन के लिए जैसे ज़िंदगी और मौत के पल थे। पास से और लोग भी निकल रहे थे। ऊपर शीशा लगे रेलिंग के पास खड़ा तुली नीचे का स्पष्ट नज़ारा देख रहा था। मदन लाल की निगाह आगे बढ़ते हुए इधर उधर घूम रही थी। तभी पीछे से तेजी से आती औरत का कंधा भसीन को लगा। भसीन लड़खड़ाया और सामने आते मदन लाल से टकरा गया। तुली के दांत भिज गए। वो समझ गया कि गड़बड़ हो गई है। मदन लाल फ़ौरन छोटी सी टक्कर से संभला और भसीन को थाम लिया। भसीन ने मदन लाल का शुक्रिया अदा करा और तेज़ी से आगे बढ़ा, परंतु मदन लाल ठिठक कर फ़ौरन पलटा। तुली ने पुकारते सुना भसीन को। भसीन ने चलते चलते पलट कर पीछे देखा। ठहर जाओ। मदन लाल की आवाज़ का कुछ आभास ऊपर खड़ी तुली को भी हुआ। तुली के होंठ भिज गए। भसीन रुका नहीं, बल्कि तेज़ी से बाहर गेट की तरफ दौड़ पड़ा। मदन लाल ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली, उस पर गोली चला दी। गोली चलने का तेज़ धमाका हुआ। तुली ने भसीन को लड़खड़ाते देखा। गोली उसके कंधे में लगी स्पष्ट महसूस हुई। मदन लाल अपनी जगह से दौड़ा, उसने भसीन को पकड़ लिया। तुली होंठ भींचे ये सब देख रहा था। पहली बात उसके मस्तिष्क में जो बात कौन थी, वो ये कि अब जैनी खतरे में है। FIA भसीन का मुंह आसानी से खुलवा लेगी। FIA को पता चल जाएगा कि जैनी ने भसीन को सारी खबर 3 लाख में बेची है। FIA उसी पल खार की तरह दौड़ेंगे जहाँ जैनी रह रही है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने जैनी का पता जान लिया था भसीन से। वो जैनी को FIA के हाथ नहीं पड़ने देगा। FIA का काम बिगाड़ना ही अब तुली का उद्देश्य था। साथ ही मन में था कि शायद जैनी उसके परिवार के हत्यारों के बारे में कुछ बता सके। जो भी हो, जैनी के पास उसे जल्दी पहुंचना था। तभी उसने मॉल के दरवाजे से कई पुलिस वालों को भीतर आते देखा। तुली समझ गया कि जो गोलियां चली थी उसे लेकर पुलिस आई है। किसी ने फ़ोन पर खबर कर दी होगी। तुली को इस बात का अफसोस था कि भसीन FIA के हाथों पड़ गया। तुली वहाँ से जाने के लिए पलटा, उसी पल ठिठक गया। 6 कदमों की दूरी पर नारंग रिवॉल्वर ताने खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। नारंग की गंभीर निगाह उस पर टिकी थी। हेलो नारंग। तुली के चेहरे पर कठोर मुस्कान बिखर गई। मुझे मारने की ये तुम्हारी दूसरी कोशिश होगी। एक कोशिश तुम पहले तब कर चुके हो, जब मैं FIA की तरफ से राघव, मन्नू और तीरथ से मुलाकात कर रहा था। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास ऑपरेशन टू किल।
मुझे अफसोस है, नारंग ने सपाट स्वर में कहा। कि मैं पहले बच गया? नहीं, इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हें दीवान से पूछना चाहिए कि वो मारने का ऑर्डर क्यों दे रहा है, तुली बोला। दीवान बेवकूफ़ नहीं है, कुछ सोचकर ही उसने फैसला लिया होगा। मेरे परिवार को ख़त्म करा देने का फैसला भी ठीक था। तुली के दांत पिच गए। तुम्हारे परिवार को ख़त्म करने में एफआईए का हाथ नहीं है, उनका मुझे दुख है। हम नहीं जानते कि ये किसने किया। तुम लोगों में इतना भी दम नहीं कि अपने किए को स्वीकार कर सको। हम खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने तुम्हारे परिवार को मारा। मेरा बेटा बंटी कहाँ है? उसे भी हम ढूंढ रहे हैं। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भरोसा कर लूँ? तुम कुत्तों का भरोसा मत करो, लेकिन पिछली बार जो गलती हुई उसे मैं सुधारने जा रहा हूँ। नारंग ने कठोर स्वर में कहा। कैसी गलती? तुम्हारे बच जाने की। दीवान और कपूर ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई थी कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका। तो तुम मुझे मारने जा रहे हो? तुली ने कहते हुए आँख के इशारे में नारंग के पीछे कुछ इशारा किया। उसी पर नारंग फुर्ती से पीछे पलटा, परंतु पीछे कोई नहीं था। कुछ फासले पर लोगों की भीड़ अवश्य दिखी। नारंग ने फुर्ती से वापस पलटना चाहा, लेकिन उसी पल जूते की ठोकर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। नारंग करहा उठा। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर कुछ दूर लोगों पर जा गिरी। ऐसा होते ही कई लोगों की चीखने की आवाज़ आई। नारंग ने दूसरे हाथ से अपनी कलाई थाम पीड़ा भरे अंदाज में तुली को देखा। मेरा मुकाबला करना आसान नहीं। दीवान कपूर ने तुम्हें ये नहीं बताया? तुली रिवॉल्वर निकालते हुए गुर्रा उठा। तुमने दूसरी बार मेरी जान लेने की चेष्टा की है। ऐसे में तुम्हें शूट करने का मेरा पूरा हक बनता है। नारंग के दांत भिज गए। राजी खान, पवन सिंह, राहुल की मैंने जान नहीं ली, परंतु तुम्हारी जान? तुली तुली की गर्दन फौरन घूमी। चंद कदमों के पास सोना खड़ी थी। उसके हाथ में तभी रिवॉल्वर तुली की तरफ थी। नारंग को शूट मत करना और तुम यहाँ से निकल जाओ, सोना गंभीर स्वर में बोली। मैं गोली नहीं चलाऊंगी। नारंग बेबस सा तुली को देख रहा था। जाओ, मैं गोली नहीं चलाऊंगी तुम पर, सोना पुनः बोली। तुम बच गए नारंग। नारंग दांत भींच रहा था। तुली ने सोना पर निगाह मारी और अपनी रिवॉल्वर जेब में डालते हुए भीड़ की तरफ बढ़ता चला गया। ये तुमने क्या किया? उसे गोली क्यों नहीं मारी? नारंग दांत पीसकर सोना से क्या उठा। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें बचाया, वो तुम्हें मारने जा रहा था। अगला दृश्य। कपूर ने एक कमरे में प्रवेश किया तो दो बेडों पर पवन सिंह और राजी खान को लेटे पाया। दोनों की टांगों पर बैंडेज हुई नजर आ रही थी। वे अंडरवियर और कमीज में लेटे हुए थे। इनकी क्या हालत है डॉक्टर? कपूर ने पूछा। कोई खतरा नहीं है इन्हें। राजी खान की टांग का मांस गहराई तक गोली ने उधेड़ दिया। गहरा जख्म है, सप्ताह तक ठीक होगा। और पवन सिंह की टांग में फंसी गोली निकाल कर बैंडेज कर दिए। 10 दिन में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है। कपूर दोनों पर निगाह मार करके उठा। तुम दोनों आराम करो। कपूर, राजी खान गंभीर स्वर में बोला, मैं तुली के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या? कपूर की निगाह उस पर जा टिकी। तुली हम दोनों की जान ले सकता था, लेकिन उसने हमें सिर्फ घायल किया। तो? और हम उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। दीवान की नज़र में तुली को ख़त्म कर देना ज़रूरी है, कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? तुली ने सीआईए का हाथ थाम लिया था। 2 महीने वो लापता रहा और हम समझते रहे कि 7-11 ने उसे ख़त्म कर दिया। ये 2 महीने उसने यहाँ बिताए, शायद सीआईए के साथ। तब वो अमेरिका में ही था। हो सकता है ऑपरेशन टू किल के बारे में उसने सीआईए को बता दिया। उसके बाद तुली डबल एजेंट बनकर सीआईए की मर्जी से लौटा और फिर से एफआईए में जगह बनाने की कोशिश में हो। उसका हर कदम चाल हो, कुछ भी हो सकता है, कपूर ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि हम में वापस आ सकता है? पवन सिंह ने कहा। कभी नहीं, वो अब एफआईए का नहीं है। अपने परिवार की मौत को वो हम पर डाल रहा है, पवन सिंह ने कहा। हम पर? कपूर के होंठ सिकड़े। एफआईए पर। वो कहता है कि उसके परिवार को एफआईए ने ख़त्म किया है। हो सकता है वो अमेरिका में छुपकर ज़िंदगी बिता रहा हो और अपने परिवार के बारे में जानकर इंडिया लौटा हो। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। शायद तुली सच्चा और एफआईए उसके पीछे यूं ही हो। ये तो पक्का है कि वो सीआईए से हमारे खिलाफ जा मिला था। कपूर ने दोनों को देखा। तुम लोग आराम करो, ये मामला दीवान संभाल रहा है। इस बारे में वो जो करेगा ठीक करेगा। तुम्हारा अपना क्या विचार है कपूर? राजी खान ने पूछा। मैं अपने किसी भी विचार पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, कपूर ने कहा और पलटकर बाहर निकलता चला गया। उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। चौड़ी गैलरी में वो आगे बढ़ता रहा। यह एफआईए का ठिकाना था। थोड़ा लंबा रास्ता तय करने के बाद कपूर ने एक दरवाज़ा ढकेला और भीतर प्रवेश कर गया। ये वही हॉल था जिसके बीच अंडाकार टेबल रखी हुई थी। इस वक्त वहाँ सिर्फ दीवान था, जो कि टहल रहा था। वो दोनों कैसे हैं? दीवान ने पूछा। ठीक है, सप्ताह में ठीक हो जाएंगे। कुछ कहा उन्होंने? तुली की बात कर रहे थे कि उसने उन्हें घायल ही किया, जबकि वो उन्हें मार भी सकता था। उनका ये भी कहना है कि तुली ने कहा कि अगली बार वो सामने पड़े तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनका कहना है कि तुली उनसे तेज़ है। क्यों ना होगा, एफआईए का हत्यारा रहा है वो। इस जगह पर खतरनाक लोग ही पहुंच पाते हैं, दीवान होठ को भींच कर बोला। दोनों ने एक दूसरे को देखा, तभी दरवाज़ा खुला और नारंग, राहुल और सोना ने भीतर प्रवेश किया। नारंग के चेहरे पर उखड़े भाव थे। दीवान और कपूर की नज़र उन पर गई। मदन लाल कहाँ है? कपूर ने पूछा। वो उस रिपोर्टर महेश भसीन के पास है, नारंग बोला। वो तीनों कुर्सियों पर आ बैठे थे। उसने बताया कि ऑपरेशन टुकिल के बारे में उसे कैसे पता चला? नहीं, वो डरा हुआ है, राहुल बोला।
उसके बैग से ऑपरेशन टू किल की पूरी जानकारी मिली है। ऑपरेशन टू किल के बारे में सब कुछ लिखा है कि कैसे तुली ने मन्नू, तीरथ, राघव को इकट्ठा किया, कैसे साउथ ईस्ट यूरोप को क्रोशिया में ब्रिगेडियर छिब्बर और अमेरिकी विदेश मंत्री ड्यूक हैरी को मारा गया, कैसे वहाँ जैनी मिली, परंतु नीचे लिखने वाले का नाम नहीं है। वो लिखाई किसकी है? पहचाना नहीं जा सका। समझ में नहीं आता कि ऑपरेशन टुगल की भीतरी बातें कोई बाहरी व्यक्ति कैसे जान गया। दीवान बोला। दीवान, जैनी, तीरथ, राघव आज़ाद है, वो बता सकते हैं सब कुछ। तीरथ को कल किसी ने मार दिया है। मार दिया? हाँ, वो ड्रग्स के धंधे में था, किसी ने उसके सिर पर गोली मारी। जैनी और राघव तो बचे हैं, कपूर ने कहा। दीवान के होंठ बिछ गए। कुछ पल खामोशी रही, फिर दीवान ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाकर बात की। सावन। कहो, जैनी का तुम्हें पता ही है, वो कहाँ है? खार, थर्ड रोड, 40 नंबर मकान में, बरसाती के एक कमरे में। फ़ौरन वहाँ जाओ, मदन लाल से रिपोर्ट के पास से मिली कागज़ में से एक कागज़ ले जाना। जैनी से वही शब्दों को लिखवा कर देखो कि वो लिखाई एक सी है। एक सी हो तो जैनी को यहाँ ले आना। ठीक है। दीवान ने फ़ोन बंद किया और फिर नारंग से बोला। तो तुली तुम्हारे हाथों से एक बार फिर बच गया। नहीं, वो मारा जाता, परंतु सोना ने उस पर गोली नहीं चलाई, नारंग ने तीखे स्वर में कहा। दीवान ने सोना को देखा। सोना मुस्कुरा पड़ी, फिर बोली। तुली नारंग को मारने जा रहा था, रिवॉल्वर तान रखी थी, वो किसी भी वक्त गोली चला सकता था। मैंने मौके पर पहुंचकर तुली को कवर किया और इसे इस शर्त पर जाने दिया कि वो नारंग को ना मारे। सोना के पास मौका था तुली पर गोली चलाने का। नारंग उखड़े स्वर में बोला। ज़रूर था, परंतु उस जल्दबाजी में ये ज़रूरी नहीं था कि मेरी चलाई गोली उसके सिर में ही लगती। वो बच भी सकता था, उसके बाद वो अंधाधुंध गोलियां चला सकता था। वहाँ बहुत भीड़ थी, कई बेगुनाह मारे जाते। लेकिन तुम, नारंग ने कहना चाहा। बस करो नारंग, खामोश हो जाओ, कपूर ने हाथ हिलाकर कहा। लेकिन ये तो पक्का है कि सोना ने जानबूझकर तुली को शूट नहीं किया। तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा। सोना ने गहरी सांस ली। कपूर ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। दीवान, राहुल बोला। तुली का कहना है कि तुमने उसके परिवार को ख़त्म किया। पवन सिंह और राजी खान भी ये बात कह रहे थे। दीवान झंझलाया। लेकिन तुली का मानना है कि उसके परिवार को हम लोगों ने ही खत्म किया। हाँ, नारंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुली यही मानता है। तुली को गलत फहमी है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। वो एफआईए के पीछे पड़ जाएगा, शायद पड़ चुका है। तुली की जगह कोई भी होता इन हालातों में, वो भी यही सोचता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसके परिवार को एफआईए ने ख़त्म करवाया। जो भी हो, एफआईए तुली के विचारों की परवाह नहीं करती, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। दीवान ने कहा। कपूर, देओल को यहाँ आने को कहो, उसे कहो कि तुरंत हमारे पास पहुँचे। देओल, कपूर के माथे पर बल पड़े। हाँ। 7-11 इस मामले को संभाल तो रहा। 7-11 देओल में बहुत फ़र्क है। देओल और तुली कई बार एक ही मिशन पर काम कर चुके हैं। तुली अब कहाँ कैसे सोचता है, देओल बेहतर जानता है। 7-11 अपना काम करेगा, देओल अपना। कपूर के होंठ बिचे। दीवान तीनों को देखता क्या उठा। तुली की खबर पाने की कोशिश करो। सोना, नारंग और राहुल बाहर निकल गए। मैं उन रिपोर्टरों से पूछताछ करने जा रहा हूँ, कहने के साथ ही दीवान बाहर निकल गया। कपूर ने फ़ोन निकाला और देओल को फ़ोन करने लगा।